गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो है ये सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर में हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो मैंने पिछले वीडियो में जो है शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का जो है शिक्षा के बारे में शिक्षाविदों का विचार क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जो है शिक्षा के माध्यम से आपको जो है बताए थे। अब हमारा इसमें ये देखना है कि ये भारतीय विचारधाराएं क्या हैं और पाश्चात्य विचारधाराएं क्या हैं। शिक्षा को लेकर दो प्रकार से विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। पहला तो हमारा है भारतीय शिक्षा भारतीय विचारधाराएं और दूसरा है हमारा पाश्चात्य विचारधाराएं। जैसे हम ले लेते हैं कि भारतीय विचारधारा के अनुसार अगर देखा जाए तो विचारों को सामान्य रूप से शिक्षा के संबंध में सामान्य रूप से शिक्षा के संबंध में दो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। दो विचारधाराएं प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है भारतीय विचारधारा और दूसरा हमारा जो है पाश्चात्य विचारधारा। तो सामान्य रूप से शिक्षा के संबंध में दो विचारधाराएं प्रस्तुत किए गए हैं। पहला हमारा विचारधारा है भारतीय विचारधारा और दूसरा हमारा है पाश्चात्य विचारधारा। तो हम जो है अब पहले पढ़ेंगे भारतीय विचारधारा क्या है। तो शिक्षा के बारे में भारतीय विचारधारा क्या है या शिक्षाविदों का क्या विचार है कि शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसा होता है। तो उन लोगों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जो है अब भारतीय शिक्षाविदों ने अपना विचार जो है प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम भारतीय विचारधारा के बारे में बात करेंगे। भारतीय विचारधारा क्या है, भारतीय विचारधारा के रूप में देखेंगे तो अगर देखते हैं कि पहले तो भारतीय विचारधारा और दूसरा है क्या पाश्चात्य विचारधारा। तो हम भारतीय विचारधारा के अनुसार देखते हैं तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, दरबारी अमर सिंह के विश्वकोश में अमरकोश में अगर देखा जाए तो शिक्षा के शब्द का प्रयोग षड वेदांगों में अगर देखें तो शिक्षा और कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण जो है निरुक्त, ये सब चीज़ों का प्रयोग जो है किया गया है। जैसे मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और
दरबारी अमर सिंह के विश्वकोश में अमरकोश से एक वेदांग के लिए अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में शिक्षा के बारे में उनके प्रयोजन में जो भी चीज़ें प्रयोग की गई, जैसे शिक्षा के अर्थ क्या है, या जो शिक्षा प्राचीन काल में देखेंगे तो शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता था। वहाँ जो है बच्चों को किसी नदी के किनारे आश्रम में रखकर उनको जो है शिक्षा जो है गुरु के माध्यम से दिया जाता था। शिक्षा ऐसा नहीं था कि सिर्फ विषय उपयोगी था, वो समाज उपयोगी भी शिक्षा दी जाती थी और समाज उपयोगी के साथ साथ उनको कार्य कौशल भी सिखाया जाता था। शिक्षा के माध्यम से कई ऐसे कौशल कराए जाते थे जो कि वह अपने जीवन में किसी भी संकट के समय उसको जो है प्रयोग कर सकें, वैसी शिक्षा जो है दी जाती थी। उसी शिक्षा के बारे में भारतीय विचारधाराओं के अनुसार जो है, जैसे भारतीय विचारधाराओं के अनुसार हम ले लेते हैं वर्तमान में तो स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी और अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सब मतलब अपनी अपनी विचारधाराओं को शिक्षा के बारे में कई ऐसे चीज़ों का वर्णन किया है जिससे कि आदमी का किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से हो सके, उसके बारे में इन्होंने अपनी विचारधाराओं को जो है प्रस्तुत किया है। शिक्षा शास्त्री की सहायता से अगर हम वेद की बात करें, वेद वेदांग की बात करें प्राचीन समय, तो वेद वेदांग के माध्यम से जो शिक्षा दिया जाता था लोगों को, उसमें जैसे वेद है हमारा, तो वेद हमारा 4 होता है, ठीक, और वेदांग हमारा 6 है। तो उनमें ये देखा जाता है वेद के माध्यम से या वेदांग के माध्यम से शिक्षा कैसे, शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो वेदों के माध्यम से उनको जो है शिक्षा दी जाती थी। जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद को आप ले लीजिए तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन वेदों के माध्यम से अगर शिक्षा लोगों को दी जाती थी तो इसमें अलग अलग कौशल कराए जाते थे। अलग अलग शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो जो है जीवन में समाज उपयोगी और जीवन के लिए खुद उपयोगी किसी संकट के समय वो शिक्षा का अपने ज्ञान का जो है पूर्ण रूप से उसका अर्जन कर सकें और उसका प्रयोग भी समाज में कर सकें। इस प्रकार से वेद वेदांगों के माध्यम से प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान समय में भी जो विचारधाराएं हैं लोगों की कि हम बच्चों को शिक्षा शास्त्रियों का या शिक्षाविदों का या मनोवैज्ञानिकों का जो विचारधारा है शिक्षा को लेकर, वो धाराएं आज भी विषय में हम देखने को मिल रहा है, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर हम एक एक पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हैं, बच्चों के जो है उसकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, किस वातावरण में हमें शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी तो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। फिर जैसे शाब्दिक अर्थ के संज्ञान में अगर देखा जाए लिया जाए तो कहा जाता है कि शिक्षा शब्द का जो संस्कृत है, संस्कृत की शिक्ष धातु से इसको लिया गया। शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है इस धातु से, जिसका अर्थ होता क्या है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्ष का मतलब होता है सिखाना, अर्थात सीखना और सिखाना दोनों होता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, ये दोनों ही होता है। तो भारतीय विचारधाराओं में और सीखने के साथ साथ सिखाने वाला मतलब जो होता है वो क्या करता है कि सीखने वाले को प्रेरक मतलब प्रेरणा देता है, प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे कि वो किसी भी कौशल को, किसी भी ज्ञान को जो है अच्छे से और जिस प्रेरणा से उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो है सदुपयोग करने के लिए वो गुरु जो है हमेशा छात्र को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है।
जैसे अनुभव के कभी कभी बच्चे जो है अनुभव के अनुसार मतलब स्व विवेक के अनुसार सीखते हैं, कभी लोगों को देखकर सीखते हैं, परिवर्तन होता है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो भारतीय विचारधाराओं के अनुसार देखा जाए तो अपने प्रारंभिक अवस्था में अगर शिशु को देखा जाए तो शिशु का जो मन होता है अनेक प्रकार से विकारों से युक्त होना तथा यह आत्मा अपने वास्तविक रूप से जो है वास्तविक रूप से पहचान कर इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उनके लिए, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए वो चीज़ें मतलब क्षणिक कुछ समय के लिए वो चीज़ें सुख तो ज़रूर देती है, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे चलकर बहुत परेशानी या कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शिक्षा के अनुसार ये होना चाहिए, मतलब जो भारतीय विचारधाराएं हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं और अरविंद जी घोष हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कहना यह है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है, अंतर्निहित शक्तियों को पूर्ण विकसित करने का कार्य करता है। तो मतलब कि बाह्य विकसित हो जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इंटरनली देखा जाए तो एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से अगर किसी एक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है तो उस जगह क्या होता है कि उसके लिए आगे चलकर कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम से अंतर्निहित शक्तियों का विकसित होना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्हें जो है हर समस्याओं से लड़ने का प्रेरणा प्रदान करती है शिक्षा। हर समस्याओं से समाधान करने की जो प्रेरणा है वो शिक्षा के ही माध्यम से बच्चों को मिलता है। तो इस प्रकार से इन लोगों का विचार था कि जो भी शिक्षा अगर हम अपने देश में दे रहे हैं या भारत में जो भी शिक्षा का विचार है, जिस माध्यम से हम लोग प्रारंभिक शिक्षा देते हैं या उच्च प्रारंभिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, तो उसके अलग अलग कैटेगरी में बात कर हम जो है भारतीय विचारधाराओं ने अपने भाषा में इसको प्रयुक्त किए हैं। इसी प्रकार हमारे पाश्चात्य विचारधाराएं जो पाश्चात्य हैं, पाश्चात्य विचारधारा है, पाश्चात्य का मतलब होता है विदेशी। जो विदेशी विचारधाराएं हैं उनका क्या कहना है कि किस आधार पर शिक्षा के अंतर्निहित या शिक्षा के अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझने का या समस्याओं को समाधान करने में एक बालक या एक मनुष्य के अंदर वो गुण पाए जाते हैं, उसे कैसे विकसित करना चाहिए। तो जैसे ये भारतीय विचारधाराएं थे, तो ये पाश्चात्य अपने तरीके से अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है। जैसा कि अभी हमने भारतीय विचारधाराओं के बारे में बताया कि जो भारतीय विचारधाराएं हैं या भारतीय चिंतन दार्शनिक हैं, इन लोगों ने शिक्षा के बारे में अपना जो विचार प्रस्तुत किया था कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का अर्थ क्या होता है, कि शिक्षा के अनुसार हम कैसे एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का खोज कर सकते हैं। तो जैसे होता है कि इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार और आत्म शुद्धि, आत्म खोज करना, बंधनों से मुक्त, सद्गुणों का विकास तथा मनुष्यों के अंदर छिपे देवत्व को प्राप्त करना ही शिक्षा का अर्थ कहलाता है। शिक्षा का अर्थ कहलाता है। इस प्रकार जैसे किसी बालक के अंदर हम आत्म साक्षात्कार की बात करें, जैसे किसी बालक के अंदर हम ये चीज़ों को खोजें, इस चीज़ को देखें कि वह किसी व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने बातचीत करने या भाषा शुद्धि करने, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उस चीज़ का विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो वो शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बच्चों के अंदर आत्म साक्षात्कार कराया जाता है।
शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके अनुसार, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जो है साक्षात्कार कर सकता है, अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है और आत्मा की खोज कर सकता है कि आत्मा है क्या, ये आत्मा कहाँ से आया, आत्मा का प्रयोग कहाँ किया गया। जैसे बंधनों से मुक्त हर चीज़ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, अच्छे गुणों का विकास होना, ये सब मनुष्य के अंदर जो एक देवत्व का रूप माना गया, देवता का रूप माना गया है, जब तक वह शिक्षा नहीं ग्रहण करता है, ये किसी भी बालक के अंदर देखा जाए, अगर वह शिक्षा नहीं ग्रहण करता है, उसे शिक्षा नहीं मिल पाती है घर परिवार या सदस्य से, समाज से, तो वो समाज में जैसा परिवेश वहाँ का होता है, वातावरण होता है, उसी वातावरण में वो भी जो है ढलने लगता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम है जो व्यक्ति का बिल्कुल व्यक्ति के अंदर की जितनी भी अवगुण चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर सकता है, उसके अंदर की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो चीज़ों को शुद्ध के रूप, आत्मशुद्धि के रूप में उसे खोज सकती है, या उसकी शिक्षा के माध्यम से अपने सारे सर्वांगीण विकास करने का जो एक परिप्रेक्ष्य में रखा गया है भारतीय विचारधाराओं के माध्यम से, वो एक शिक्षा के ही माध्यम से हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं है तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, या यह कहीं न कहीं उसके अंदर जो है कमियां पाई जाती हैं और वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से या भारतीय विचारधाराओं के माध्यम से ये चीज़ें मनुष्य के अंदर देवत्व स्तर पर ले जाने की एक मार्ग है। शिक्षा ही ऐसा जो है मार्ग है। इस मार्ग पर अगर कोई मनुष्य चलता है तो उस मार्ग पर उन्हें देवत्व का स्तर दिया जाता है, देवत्व का स्तर माना यानी देवता का स्तर माना जाता है, क्योंकि ये शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि जो हमें हर चीज़ से मुक्ति दिला सकती है, ज्ञान हमको करा सकता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें आवश्यकता है, क्या नहीं है, हमें अपने परिवार में क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, या समाज में क्या ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो समाज को कुछ न कुछ दे सकता है। शिक्षा के माध्यम से जैसे हम ले लेते हैं कि शिक्षा ऐसा ग्रहण करना चाहिए जो समाज उपयोगी हो, परिवार उपयोगी हो, या देश राष्ट्र उपयोगी हो, देश राष्ट्रव्यापी हो। क्योंकि शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे तो वो कहीं न कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसका जीवन में प्रयोग ज़रूर करेंगे या जीवन में इसका सदुपयोग करेंगे। क्योंकि शिक्षा जैसे आप ले लीजिए कि शिक्षा लोग नहीं, अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करता तो क्या वह डॉक्टर बन सकता है या समाज की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर एक शिक्षक शिक्षा नहीं ग्रहण किया है तो शिक्षक कैसे बन सकता है? शिक्षा ग्रहण किया है तभी तो वह शिक्षक बना। तो ये ऐसी शिक्षा ग्रहण करिए जो समाज उपयोगी हो सके, ये हमारी भारतीय विचारधाराओं के अनुसार कहा गया है। इसी तरह पाश्चात्य शिक्षा शास्त्र में अगर आप देख लेते हैं, जैसे प्लेटो को ले लीजिए, अरस्तु को ले लीजिए, इन लोगों ने भी शिक्षा के कई चीज़ ऐसे बताएं, जैसे रेमांड हो गए। तो इनका कहना है कि शिक्षा वह है, शिक्षा को इस प्रकार से उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ जो है विकास का क्रम है, मतलब एक विकास का क्रम है। वो ये नहीं मानते हैं कि ये शिक्षा प्राचीन हमारे भारतीय विचारधाराओं से अलग होता है, क्योंकि जो पाश्चात्य हैं वो ग्रंथ पर नहीं या अपने धर्म पर नहीं, बल्कि वो एक शिक्षा का जो आचार प्रसार है या उनके यहाँ ये माना जाता है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह विकास, ये शिक्षा वह चीज़ है, विकास का क्रम मानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। अगर शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो हम किसी भी जगह या किसी भी प्लेस पर डेवलप नहीं कर पाते। तो रेमांड का कहना, रेमांड के शब्दों में है कि शिक्षा वह है जो एक विकास का क्रम माना गया, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु को या भौतिक सामाजिक इन चीज़ों का जो है शिक्षा के माध्यम से अपने शिक्षा की प्रक्रिया के अनुसार उसे व्यक्त कर सकता है।
ये जो रेमान का कहना है या पाश्चात्य विचारधाराओं का मानना है। जैसे प्लेटो को ले लीजिए, तो प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो के अनुसार क्या है कि शिक्षा व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा उन्हें पूर्णता की ओर विकसित करना ही जो है शिक्षा का कर्तव्य है। कि शिक्षा के माध्यम से लोग अपने आत्मा और शरीर को जागृत करता है और साथ ही साथ वो अपनी पूर्णता की ओर अग्रसित करता है। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा जो है उसे अग्रसित करता है। मनुष्य को शिक्षा क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अग्रसित करता है। इस प्रकार जो है हमारे रूसो ने भी कहा है, रूसो का कहना है कि शिक्षा एक आदत है। शिक्षा क्या है, एक आदत है जो दूसरे शब्दों में किसी कृत्रिम आदत का शिकार न बनकर जो है प्राकृतिक व्यवहार ही शिक्षा है। जैसे कृत्रिम क्या होता है कि कृत्रिम में आलोजी बनावट, कोई चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें जो होती हैं वो कृत्रिम होता है, और प्राकृतिक के अनुसार जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो जो है प्रकृति के अनुसार जितनी भी भौतिक या अभौतिक वस्तुएं हैं उसमें जो है परिवर्तन देखा जाता है। तो उसके जो परिवर्तन होता है उसके व्यवहार में वो प्राकृतिक रूप से मानते हैं, क्योंकि रूसो ने हमेशा प्रकृति का ही समर्थन किया है। उन्होंने न तो जो है आदर्श का समर्थन करते हैं, न ही किसी ग्रंथ को मानते हैं, या नहीं जो है किसी भगवान को मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। प्रकृति के ही द्वारा इसमें परिवर्तन होता है। प्रकृति ही है जो कि लोगों को अच्छे मार्ग पर या जो है अच्छा और बुरा चीज़ें सिखा सकती है। ये प्रकृति के ही अनुसार होता है। इस प्रकार जो है पाश्चात्य विचारधाराएं शिक्षा के बारे में जो है उनका अर्थ है। जैसा कि आप अभी देखे हैं कि हमने भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के बारे में बात आपको बताई कि उनका शिक्षा को लेकर क्या विचार था, या समाज में, देश में या देश के लिए क्या विचार था, कि शिक्षा के माध्यम से कैसे बालकों में उनका जो है उनका विकास हो सकता है, या उनकी लिए उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उसका आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, आत्म की खोज कैसे कर सकते हैं, आत्म शुद्धि कैसे कर सकते हैं। वह शिक्षा ही एक मार्ग ऐसा है कि जिससे कि बच्चा इन सब प्रक्रियाओं को अपना सकता है। तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। जीवन में शिक्षा का महत्व देखो हर जीवन में है। अगर जिस प्राणी के अंदर शिक्षा नहीं है और वह शिक्षा नहीं ग्रहण किया है तो वह क्या है कि अपनी विचारों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके अंदर कई ऐसे स्तर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर परिवर्तन आता है। जैसे जैसे वह प्रारंभिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में पहुंचता है उसके अंदर कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षा का महत्व बालक के अंदर बालक का एक बहुत योगदान है, बालक के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है कि शिक्षा के माध्यम से बालक का जो विकास होता है या उसमें होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वे शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है शिक्षा का विस्तृत अर्थ स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही मानव में मनुष्य तत्व का समावेश देखने को मिलता है। मनुष्य के ही द्वारा मानव के ही द्वारा मनुष्य तत्व का देखने का एक समावेश देखने को मिलता है, शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा के माध्यम से मानव में शिक्षा के माध्यम से मानव में जैविक प्राणी और जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। जैविक प्राणी से क्या करता है, सामाजिक प्राणी बनाता है। शिक्षा का महत्व या तथा एक जिम्मेदार नागरिक उसको बनाता है। क्या करता है, जैविक प्राणी से उसे सामाजिक प्राणी बनाता है तथा एक जिम्मेदार प्राणी भी उसको शिक्षा बनाता है। शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जैविक से सामाजिक प्राणी बनाता है और साथ ही साथ उसे एक जिम्मेदार प्राणी भी शिक्षा बनाता है।
सार रूप से अगर देखें तो शिक्षा का महत्व मानव जो है मानव सभ्यता के आधार से जो है क्या है कि शिक्षा जुड़ा हुआ है, कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में सभ्यता, आदर्श, नैतिकता, सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। तो हमें इस पर देखना है कि इन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है। जैसे पहला है, हम ले लेते हैं कि पहला क्या है कि बालक सर्वांगीण रूप से धरती के अन्य प्राणियों के समान ही है, किंतु शिक्षा के माध्यम से ही वह स्वयं को शिक्षा के माध्यम से इस धरती पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना सकता है। तो सभी एक समान, सभी बालक एक समान हैं, लेकिन जो है वो अन्य प्राणियों के समान ही होता है, लेकिन क्या शिक्षा के माध्यम से क्या वह अपने आप को इस धरती पर क्या कर सकता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना सकता है। दूसरा जैसे ले लेते हैं बालक के सर्वांगीण विकास, जैसे गामक विकास हो गए, शारीरिक विकास हो गए, मानसिक विकास हो गए, भावात्मक विकास हो गए इत्यादि, ये सब शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे दूसरा महत्व ले लें तो बालक के अंदर का सर्वांगीण विकास हम जैसे गामक विकास हो गए, सामाजिक विकास हो गए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और जो है भावात्मक विकास इत्यादि, ये सब हम शिक्षा के ही माध्यम से एक बालक में का विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज फिर शिक्षा के माध्यम से ही मानव में पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को जो है उत्तरदायित्व पूर्ण कर पाते हैं। अगर ये शिक्षा नहीं है तो हम पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से या राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो हम शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को हम पूर्ण रूप से निभा सकता है एक बालक। अगर वह शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, उसके अंदर शिक्षा नहीं है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकता कि उसका जो है परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए समाज में हमको, या राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमें करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें उसका उत्तरदायी नहीं बन सकता। अगर वह शिक्षा ग्रहण किया है या शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है बालक, तो वह पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरे ढंग से निभा सकता है और जो है शिक्षा के माध्यम से कई समस्याओं को जो है वह समाधान करने में सक्षम हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य। जैसे हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा, उसी प्रकार हम शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य पूर्ण दर्शित लक्ष्य है। जैसे कि हम उद्देश्य क्या होता है, कोई व्यक्ति हो, मनुष्य हो, बालक हो या सामाजिक तौर पर हो या पारिवारिक स्तर पर हो, तो अगर व्यक्ति शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण किया है तो उसका कोई ना कोई एक एम होता है, कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर होता है। उद्देश्य बिना वह कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा ग्रहण किया है, अगर हम किसी चीज़ के लिए समाज में कार्य करने के लिए कुछ ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य जरूर होगा। उस उद्देश्य पर हम कार्य कर रहे होते हैं कि जैसे मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे एक अच्छे टीचर बनना है, या मेरा उद्देश्य यह भी हो सकता है कि मैं देश के लिए जो है यह शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे देश के लिए काम करना। एक लक्ष्य होता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो तो शिक्षा के माध्यम से, या शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति को
उसके उद्देश्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है। अगर हम पूरे रूप से शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं तो हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो मेरा एम होता है, लक्ष्य होता है, वह बीच में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम उस लक्ष्य को छोड़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा एक ऐसी मार्ग है, शिक्षा के मार्ग पर चलकर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा के मार्ग पर चलकर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर शिक्षा है हमारे अंदर तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो किसी क्रिया को संचालित करती है, क्या करती है? जो किसी क्रिया को संचालित करती है अथवा व्यवहार को प्रेरित करती है। शिक्षा के ही माध्यम से लोग अपने कार्य को संचालित करता है। ये उद्देश्य है कि उसका उद्देश्य यह है कि वह जो है कार्य को संचालित करती है और अथवा व्यवहार में क्या करती है? व्यवहार में भी व्यवहार को वो प्रेरित करती है, एक दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करती है। जैसे सीवी गुण हैं, एक सीवी गुण को ले लीजिए। सीवी गुण के अनुसार, या सीवी गुण अपने शब्दों में शिक्षा के लेकर कहे हैं। सीवी एक शिक्षा शास्त्री थे या शिक्षा विधि थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जो है उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित साध्य है। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित, उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित साध्य है। क्या है? उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित साध्य है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन कराता है, जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन कराता है, मार्गदर्शन कराता है। तो सीवी गुण अपने शब्दों में कहते हैं उद्देश्य को लेकर कि उद्देश्य एक पूर्ण निर्धारित साध्य है। क्या है? एक पूर्ण निर्धारित साध्य है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन कराता है। मतलब जब हम अपने मन में किसी वस्तु या क्रिया को लेकर कार्य करने चलते हैं तो उसका पहले हम उद्देश्य बनाते हैं कि हम इस नतीजे तक पहुंच पाएंगे या हमारी उद्देश्य पूरा हो पाएगी या भी नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम शिक्षा, अगर कोई बालक या माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं या शिक्षा देते हैं, ग्रहण कराते हैं, तो उसका एक उद्देश्य बनाते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर एक क्रिकेटर बनेगा या देश के लिए काम करेगा या समाज के लिए काम करेगा या परिवार के लिए काम करेगा। उस प्रकार से एक उद्देश्य बनाते हैं। तो बालक जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, विकास होती है, उसी प्रकार उसका उद्देश्य भी वो अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लेता है कि हमें इस उद्देश्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य की प्राप्त करता है। तो क्रिया क्या करती है? क्रिया जो है उद्देश्य का मार्गदर्शन कराती है। सीवी गुण के अनुसार उद्देश्य का क्रिया जो है मार्गदर्शन कराती है उद्देश्य का। जब हम कोई क्रिया करने चलते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका मार्गदर्शन हमें उद्देश्य ही कराता है। तो नहीं, अगर हम उद्देश्य रखेंगे, अपने जीवन में नहीं कोई लक्ष्य रखेंगे तो हम किसी कार्य के नहीं होते हैं या किसी क्रिया के लायक नहीं रह जाते हैं या समाज में कोई कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जीवन में जो भी कार्य करिए उसका एक उद्देश्य बनाइए कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इस कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करना है। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से हुआ है। तो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जैसे उद्देश्य शब्द संस्कृत भाषा के उद्देश्य शब्द क्या है? उद्देश्य शब्द संस्कृत भाषा के उत धन दिश धन यड़ से जो है निर्मित है। उत धन और जो है दिश धन यड़ से क्या है? ये निर्मित है उद्देश्य।
तो इससे क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, दिशा दिखाना या ऊपर की ओर दिशा दिखाना। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य संस्कृत भाषा के उत्धन दिशधन यड़त धन से इसको जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिशा दिखाना या ऊपर की ओर दिशा दिखाना। ऊपर की ओर क्या करना, दिशा दिखाना, यह तो उद्देश्य होता है। तो उद्देश्यों की शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता, अगर हम देखें तो शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता के बारे में जो है, क्या शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता है। शिक्षक के उद्देश्यों की आवश्यकता, शिक्षा की उद्देश्यों की आवश्यकता। उद्देश्य और नैतिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अभी हमने आपको बताया। इसी प्रकार अब शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता, हम आवश्यकता पढ़ेंगे कि उद्देश्य की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। तो पहले उद्देश्य की आवश्यकता को हम जान लेते हैं। तो देखो उद्देश्य क्या है कि जैसे रिविलियन के अनुसार कहना है, रिविलियन ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे। रिविलियन का कहना है कि जो है शिक्षा एक सो उद्देश्य तथा नैतिक प्रक्रिया है। क्या है? स्व उद्देश्य तथा नैतिक प्रक्रिया है। अतः उद्देश्य विहीन शिक्षा अविचारणीय है। इन्होंने कहा कि उद्देश्य विहीन शिक्षा क्या है? अविचारणीय है। तो रिविलियन का कहना है कि जो है उद्देश्य क्या है? स्व उद्देश्य तथा नैतिक प्रक्रिया है। अतः जो है इसको जो शिक्षा है उसको अविचारणीय मानते हैं कि जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है वो क्या है? अविचारणीय है। उस शिक्षा जो है कभी उद्देश्यपूर्ण मतलब उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। जब भी हम शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करें तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना, तभी वह सार्थक हो सकता है। अगर उद्देश्य विहीन है तो यह अविचारणीय है। लोग इस पर विचार नहीं कर सकते कि शिक्षा बिना उद्देश्य का हो सकता है।
नहीं, शिक्षा उद्देश्य का होता है। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका उद्देश्य भी हमारे जीवन में होता है कि उसका आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। यह उद्देश्य भी होती है, निरुद्देश्य भी होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षा के क्या हैं? शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही उद्देश्य होगा, इसके विभिन्न सारे उद्देश्य हैं। जैसे विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों ने कहा है कि शिक्षा शास्त्रियों ने, विचारकों ने समाज सुधारकों द्वारा व्यक्ति समान तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षा को या शिक्षा उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है निर्धारित किया गया है। जैसे कुछ शिक्षा ऐसी है जो देश के लिए या जो है राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नवत हैं। क्या है? जो निम्नवत हैं, जो राष्ट्र और देश के लिए निर्धारित किए गए हैं वो क्या है? निम्नवत हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे पहला है क्या? शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। शिक्षा के क्या है? पहला क्या है? शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य इसको ये पहला है। विभिन्न उद्देश्य, अगर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य में हम पहला देखेंगे कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य, तो इसको भी दो रूपों में या दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। पहला हमारा क्या है? आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। और दूसरा हमारा जो है आत्म अनुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति का उद्देश्य। जैसे कि हम ले लिए आत्म अनुभूति का उद्देश्य। इसमें क्या हो गया कि पहले में क्या है कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य में शिक्षा को दो भागों में बांटा गया। पहला आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य और दूसरा क्या है? आत्म अनुभूति का उद्देश्य होता है। तो आत्म अभिव्यक्ति के उद्देश्य में हम देखेंगे आत्म अभिव्यक्ति जो शिक्षा शास्त्री व्यक्तिक विकास को अतिवादी को जो है व्यक्तिक विकास को अतिवादी रूप में मानते हैं, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, उनके अनुसार क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा आत्म अनुभूति का जो उद्देश्य होता है, इसमें क्या होता है? आत्म अनुभूति का उद्देश्य से तात्पर्य यह होता है कि आत्मा की अनुभूति, मतलब आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए, अर्थात वे अपने स्वयं को विश्व के स्व के साथ एकाकार कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ जो है या सर्वभूतेषु अनुभूति का उद्देश्य माना गया है स्व विवेक से। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा ले लेते हैं तो दूसरा हमारा है
शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। दूसरा हमारा है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। पहला क्या है? सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। पहला है सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। दूसरा हमारा है सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। दूसरा हमारा क्या है? सामाजिक रूप से, सामाजिक उद्देश्य से उदार रूप। सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। देखिए, इसको भी दो भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। देखिए, सामाजिक रूप से मतलब जो शिक्षा सामाजिक तौर पर अगर समाज के भलाई के लिए, भली बात देखा जाए तो भलाई के लिए शिक्षा दी जाती, तो शिक्षा इनको दो रूप में दी। एक उग्रवादी के रूप में दिया जाता है, एक उदारवादी के रूप में दिया जाता है। जो उग्रवादी अगर देखा जाए तो अन्य देशों में क्या है, जैसे आतंकवादी हैं और नक्सलवाद हैं, ये लोग क्या है, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जीवन में जो देश या समाज या राष्ट्र के लिए जो है हितकारी नहीं होकर अनहितकारी होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक उद्देश्य का एक मतलब उग्र रूप जो होता है, उस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाती है। और एक जो होते हैं सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप, जैसे कि उनको जो शिक्षा दी जाती है वह समाज और परिवार या राष्ट्र, देश के लिए, वह उनका जो विचार, उनकी जो भावनाएं होती हैं वह उदार होती हैं। वह देश और समाज और परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य जीवन में करते हैं। तो ये दो प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है शिक्षा के अन्य उद्देश्य। शिक्षा के अन्य उद्देश्य। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा शिक्षा के अन्य उद्देश्य। शिक्षा के अन्य उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा के अन्य उद्देश्य में क्या है? शिक्षा के अन्य उद्देश्य में पहला है जीविकोपार्जन। पहले है ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। पहला हमारा क्या है? पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। दूसरा है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। और तीसरा है हमारा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य।
विकास का उद्देश्य। तो हमने देखा ना कि शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार से जो है उद्देश्य बताए गए हैं। पहले में क्या बताया गया, पहला हमारा है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। तो उसमें उनको दो भागों में बांटा, पहला आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य, दूसरा आत्म अनुभूति का उद्देश्य। उसी प्रकार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को, तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को भी दो भागों में बांटा, पहला सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप, दूसरा सामाजिक रूप का उदार रूप, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। उसी प्रकार तीसरा अन्य उद्देश्य में रखा गया, तीसरा अन्य उद्देश्य में क्या रखा गया, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य होना चाहिए, जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। मतलब जो अन्य लोग इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ लोग जीवन व्यतीत करने के लिए चलते हैं, तो कुछ लोग आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य करते हैं। तो इस प्रकार हम शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता को जान लिए। अब मैं अगली वीडियो में आपको जो है शिक्षा के विभिन्न दार्शनिकों के रूप में बताएंगे कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक रूप से बताएंगे कि शिक्षा कैसे समाज में जो है समाज उपयोगी बनाया गया है। धन्यवाद।